हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा, जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम लोग रेगुलर तरीके से पढ़ते हैं और रेगुलरली उनसे क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देखा करते हैं, जो हमारी बुक्स में, जो हमारे नोट्स में, जो क्लासेज में हमें पढ़ाए जाते हैं, उसी को आधार बना के हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो किताबों में एक जगह जिनका कलेक्शन नहीं मिलता या जिनको आप रेगुलरली ढंग से पढ़ नहीं पाते। अलग से कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को अलग से निकाल के और उनके सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके हमने कुछ इतिहास के कुछ नए जो अध्याय हैं वो अपने सिलेबस में ऐड किया है, जिसमें आपको इतिहास के बारे में बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेंगी। और एक जो समस्या होती है कि कई बार क्वेश्चन इधर उधर से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आ रहे हैं, कि ना किसी नोट्स में दिया हुआ है, ना किताब में एक जगह सारी चीज़ें हैं। तो उसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग निकाल के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो उसी सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबारों के बारे में आपको बता दें कि जो दिल्ली दरबार थे, अब तक 3 दिल्ली दरबार लगाए जा चुके हैं। ठीक है, जनरली जो दिल्ली दरबार हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में एक जो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 का लगा था, तो उसके बारे में ज़्यादातर चर्चा मिलती है क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएँ हुई थी। लेकिन अक्सर एक बार सवाल ये भी पूछा गया था कि जो 1911 का दिल्ली दरबार लगा था वो कौन से नंबर का था। तो 1911 का जो दिल्ली दरबार था वो तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था, यानी उसके पहले के 2 दिल्ली दरबार लग चुके थे। अब ये बाकी तीनों 2 और उस जो तीसरे दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ, या अब तक कितने दिल्ली दरबार लगे, दिल्ली दरबार क्यों लगाए जाते थे, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। फिर बाकी तीनों दिल्ली दरबारों के बारे में आगे इस पे हम फैक्ट के रूप में आपको बातचीत करेंगे। तो दिल्ली दरबार का जो कॉन्सेप्ट था ये ब्रिटिशर्स का था, अंग्रेज़ों का था। 1857 के पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, 1857 की क्रांति से पहले। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो उसके पहले किसका भारत पर शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कहाँ की कंपनी थी? ब्रिटेन की कंपनी थी। तो ब्रिटेन की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, शासन कर रही थी। लेकिन क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन कर रही थी, इसका शासन समाप्त कर दिया और भारत का शासन प्रशासन सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। यानी अब तक भारत पर एक कंपनी का राज था, अब कंपनी के बजाय सीधे ब्रिटिश सरकार हम पर शासन कर रही थी। तो जो ब्रिटिश सरकार हम पर शासन कर रही थी, तो उसको शुरुआती दौर में शासन में कई सारी समस्याएं आ रही थीं, जिसमें एक संप्रभुता की समस्या थी। संप्रभुता की समस्या होने का मतलब है कि जैसे जब तक कंपनी शासन कर रही थी तो कंपनी के जो अपने नियम कानून होते हैं, कंपनियों को जो अपने कामकाज करने का जो तौर तरीका होता है, व्यापार का तौर तरीका होता है, वो सब तो चल जाता है। लेकिन जब शासक यानी राजा शासन कर रहा है, सरकार की कंपनी शासन कर रही है, तो उसके लिए बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं, तौर तरीके होते हैं, तो उन तौर तरीकों का ध्यान रखना होता है। और 1857 के पहले जो अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनकी जो नीतियाँ होती थी वो भारतीय साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में ये भारतीय राजाओं को हराते चले जा रहे थे, उनके क्षेत्रों को छीनते चले जा रहे थे। तो राजाओं के साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता था। जैसे डलहौजी के समय एक नीति आई थी, डलहौजी ने हड़प की नीति, जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से राजाओं की बहुत सारी रियासतें छीन ली गई थी, उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया गया था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांति में ब्रिटिश सरकार देखती है कि बहुत सारे राजा, महाराजा, रजवाड़ों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी और ये ब्रिटिश सरकार के काफ़ी मददगार साबित हो सकते थे। तो सरकार का ये कहना था, सरकार का ये सोचना था कि अगर भारत में लंबे समय तक अपने साम्राज्य को हमें स्थापित रखना है, तो भारतीय राजाओं से मेल मिलाप करके रखना होगा। भारतीय राजाओं को अगर अपनी तरफ मिला के रखें, उनका सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें, तो ये हमारे फेवर में रहेंगे। जब ये हमारे फेवर में रहेंगे, तो कभी भी बाद में जब अचानक से कोई जनता का विद्रोह होता है या जनता अगर कुछ ऐसी कुछ आशंका होती है, तो उस विद्रोह का सामना कर सकते हैं। यानी ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच ये जो राजे महाराजे हैं, इनके बीच में ला दिया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा, ताकि जनता के सारे गुस्से को ये लोग झेलेंगे, हम लोग खाली शासन करते रहेंगे। तो उसी रजवाड़ों से जो राजे महाराजे हुआ करते थे, उनको अब रिस्पेक्ट देना शुरू किया। उनके लिए प्रिवी पर्स बाकायदा चलाए गए कि उनको सैलरी के पेंशन के तरीके से कुछ सैलरी टाइप से प्रिवी पर्स होता था, वो दिया जाता था और उनको ब्रिटिश साम्राज्य के इक्विवेलेंट बराबर मान लिया जाता था। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कि भारतीय रजवाड़ों से एक बार ब्रिटिश जो सम्राट है या साम्राज्ञी हैं,
उनके सामने उनको प्रस्तुत किया जाए ताकि उनसे मेल मिलाप हो सके, क्योंकि अब तो कंपनी की बात थी नहीं, अब तो सरकार की बात थी और ब्रिटेन में राजशाही चलती थी। तो ये था कि जो ब्रिटेन का सम्राट होगा, राजा या रानी होगा, वो भारत का सम्राट या राजा रानी होगा, और भारतीय जो रजवाड़े हैं उनसे ब्रिटिश जो राजवंश हैं उनका बराबर का एक तरीके से संबंध स्थापित करा दिया जाए, ताकि उनकी जो रजवाड़े राजे हैं उनका संबंध ब्रिटिश सीधे राजघराने से होगा। तो एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्वीकारोक्ति होगी इसको आम जनता स्वीकार करेगी आसानी से, और राजे राजवाड़े भी स्वीकार करेंगे, ताकि फिर से दोबारा कोई 1857 जैसी घटना न हो। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए कि दोबारा कम से कम इन सबों ने क्रांति तो नहीं होने दी। तो उसी राजाओं से मेल मिलाप की नीति और अपना जो संप्रभुता है वो सिद्ध करने के लिए समय समय पर इन लोगों ने दिल्ली दरबारों का आयोजन किया। ये दिल्ली दरबार भारतीय जनता के किसी भी हित में नहीं थे, हालांकि ये भारतीय धन से, भारतीय पैसे से आयोजित कराए जाते थे। ब्रिटिश जो राजा रानी होते थे उनको भारत बुलाया जाता था, बड़े बड़े सम्मेलन कराए जाते थे और रजवाड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था। एक खूब कहते हैं ना कि पानी की तरीके से पैसा बहाया जाता था, केवल दिखावा, शो ऑफ। तो इस शो ऑफ में भारत की जो आम जनता, गरीब किसानों का खून पसीने से कमाई हुई धनराशि को व्यय किया जा रहा था, खर्च किया जा रहा था इन दिल्ली दरबारों में, जो बहुत खर्चीले साबित होते थे। तो ये जो खर्चा अल्टीमेटली किसके सर पड़ता था? भारतीय किसानों से। जो टैक्स वसूला जाता था उसी टैक्स पेयर्स के खर्चे से सरकार इतने बड़े बड़े खर्च कर रही थी। तो ये दिल्ली दरबार एक तरीके से दिखावा था, शो ऑफ था ब्रिटिश सरकार का भारत की जनता को अपनी केवल संप्रभुता सिद्ध करने के लिए, संप्रभुता को दिखाने के लिए और रजवाड़ों से अपने संबंध को और अच्छा बनाने के लिए। अब आपको बताएं कि अलग अलग कालक्रम में 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए। उन 3 दिल्ली दरबारों के बारे में आपको आइडिया देते हैं कि जो पहला दिल्ली दरबार था, प्रथम दिल्ली दरबार, जो फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा, तो पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, 1877 में। ठीक है, तो पहला दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में। और उस 1877 में जब पहला दिल्ली दरबार लगा तो उस समय हमारा वायसराय हुआ करता था कौन? लिटन वायसराय ही वो वायसराय था। आपको बता दें कि जो बहुत ही प्रतिक्रियावादी था, भारतीयों के बिल्कुल खिलाफ एक तरीके से कहा जाए, और इसने भारतीयों से इतना नफरत ये करता था कि भारतीयों के खिलाफ इसने इतने कदम उठाए कि जो सोती हुई जनता थी उसको उसने जगा दिया। कहा जाता है कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो भारत के राष्ट्रवाद के उदय में इस लिटन नाम के वायसराय का बड़ा योगदान था, क्योंकि इसने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, सिविल सर्विसेज में जो भारतीयों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होती थी, जैसे ICS की परीक्षा होती थी, उस समय सोचिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष होती थी। सोचिए मैक्सिमम एज लिमिट 21 ईयर्स थी, जैसे आज 27 साल, 30 साल, 32 साल है, उस समय 21 साल हुआ करती थी। लिटन ने भारतीयों की संख्या घटाने के लिए भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम एज लिमिट 21 से भी घटा के 19 साल कर दिया था। ये हालत थी, इतनी नफरत करता था वो। अब 19 साल की उम्र सोचिए मैक्सिमम हुआ करती थी कि 19 साल की उम्र में ग्रेजुएट होना और एग्ज़ाम लंदन होता था। तो केवल भारतीयों को कम करने के लिए हरकत उसने की थी। ठीक, और वही भारतीय रजवाड़ों के साथ भी संबंध अच्छा करने के क्रम में उसने प्रीवी पर शुरू किया था, राजा महाराजाओं को पेंशन देने की शुरुआत की थी। और इसी दौरान अपनी संप्रभुता को साबित करने के लिए इसने पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया। और इस पहले दिल्ली दरबार के समय, उस समय क्वीन विक्टोरियन एज हुआ करता था। विक्टोरिया जो थी वो ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी। विक्टोरिया को भारत बुलाया गया था और उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तो क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से कब विभूषित किया गया था? 1877 के पहले दिल्ली दरबार के समय, वायसराय लिटन के समय। इस दरबार की शान और शौकत पर बेशुमार धन दौलत खर्च किया गया। दुनिया भर के राजे रजवाड़ों को, भारत के जितने राजे रजवाड़े थे उनको दिल्ली बुलाया गया था, दिखावा किया, उनको ठहराया गया, उनकी शान और शौकत अय्याशी में बहुत ज़्यादा खर्च किया। और आपको बता दें, जिस समय दिल्ली दरबार आयोजित हो रहा था उसी दौर में भारत में 1876 से 1878 के बीच दक्षिण में बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, भयानक अकाल पड़ा हुआ था। और उस भयानक अकाल में लाखों लोगों की जान चली गई थी। उस दौर में जब सरकार को अपने लोगों की जान बचानी चाहिए थी, लोगों को ध्यान रखना चाहिए था, लोगों के इलाज पर खर्च करना चाहिए था, सरकार उस समय दिल्ली दरबार में व्यस्त थी और अपने शान और शौकत को दिखावे में चल रही थी। तो दिल्ली दरबार के आयोजन के समय बहुत भयंकर जनधन हानि हो रही थी। उस समय कलकत्ता की एक पत्रिका ने
इस दिल्ली दरबार की तुलना उस घटना से की कि जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। जब रोम जल रहा था तो उसमें नीरो को बंसी बजाने का बड़ा शौक था, तो वो बंसी बजा रहा था। तो ये दिल्ली दरबार, पहले दिल्ली दरबार की घटना जो थी, इसकी तुलना किससे की गई है? वही रोम से की गई है। ठीक है, तो ये दिल्ली दरबार बड़ा बदनाम रहा। कैसर हिंद विक्टोरिया को उपाधि तो दी गई, लेकिन इसके बदले में बहुत सारी जाने गई। इसके बाद आते हैं दूसरा दिल्ली दरबार। दूसरा दिल्ली दरबार लगा 1903 में, और ये जो 1903 का दिल्ली दरबार था, ये कौन से नंबर का था? दूसरा दिल्ली दरबार था। पहला दिल्ली दरबार आपको बताया कि 1877 में लिटन के समय लगा था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा। उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था कर्जन। कर्जन भी बड़ा प्रतिक्रियावादी वायसराय था, वो भी भारतीयों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। और बता दें कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत हुई थी वो कर्जन के ही समय में हुई थी। कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। और इस समय क्या हुआ था कि ब्रिटेन में जो महारानी विक्टोरिया थी, जिनको कैसर हिंद की उपाधि लिटन ने दिलवाई थी, महारानी विक्टोरिया की मौत हो गई थी। जब महारानी विक्टोरिया की मौत हुई तो फिर बादशाह एडवर्ड सेवेंथ को ब्रिटेन का राजा बनाया गया, और उनके ताजपोशी की घोषणा दूसरे दिल्ली दरबार से की गई। कर्जन के समय में और ज़्यादा दिखावा हुआ, और ज़्यादा खर्च किया गया। हालांकि इसका कोई कारण नहीं था कि भाई ब्रिटेन में राजशाही बदल रही, ब्रिटेन में तख्त बदल रहा है, भारत में घोषणा करने की क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं था। लेकिन बस वही कि ब्रिटिश सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, तो इसलिए दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। फिर से राजा रजवाड़ों को दिल्ली में इकट्ठा किया गया, ब्रिटिश किंग को इन्वाइट किया गया, और बेतहाशा आम जनता के जो करों से जो कमाई थी ब्रिटिश सरकार ने उसको खर्च किया। तो दूसरा दिल्ली दरबार 1903, कर्जन, और ब्रिटिश बादशाह कौन बना? एडवर्ड सप्तम। इसके बाद आते हैं तीसरे दिल्ली दरबार की तरफ। तीसरा दिल्ली दरबार जो ज़्यादातर जो इतिहास पढ़ने वाले छात्र हैं, जो तैयारी के दौरान पढ़ते हैं, वो तीसरे दिल्ली दरबार को पढ़ते हैं। तो जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था वो 1911 में हुआ था, 1911। और इस समय भारत का वायसराय हुआ करता था हार्डिंग के समय तीसरा दिल्ली दरबार हुआ। और इस तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटिश जो राजा थे, जॉर्ज V थे। तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी, तो क्वीन मेरी की ताजपोशी यहाँ पर हुई थी। इनको भारत बुलाया गया था और इनको ताजपोशी कराई गई थी। और बता दें कि इसी समय जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था दिल्ली में, तो जब जॉर्ज V भारत आए थे तो उन्होंने जो अपना ब्रिटिश क्राउन का जो ताज पहना था, उस ताज में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। तो वो कोहिनूर हीरा जो था वो आखिरी बार भारत जो था वो 1911 में आया था, जॉर्ज पंचम के ही मुकुट में लगा हुआ। उसके बाद से फिर कोहिनूर हीरे का दर्शन भारत में नहीं हुआ। आगे कभी मौका मिला, कोहिनूर हीरे में भी अपनी बहुत सारी कहानियाँ हैं, कभी मौका लगा तो आराम से कोहिनूर हीरे का भी इतिहास कभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल हम लोग दिल्ली दरबार पर फोकस करते हैं। और इस दिल्ली दरबार में कई सारी कुछ बड़े काम तो हुए ही थे। पहला जो बड़ा काम हुआ था कि 1905 में जो कर्जन बंगाल का विभाजन कर देता है, उस बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया। और बंगाल विभाजन को कैंसिल करके बंगाल को एक कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। दूसरी बड़ी जो घटना हुई थी कि जिस समय तीसरा दिल्ली दरबार लगा, उस समय तक जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश भारत हुआ करता था, उस ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी, ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या होती थी? कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी। और अगर पूछा जाए कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी, तो कलकत्ता सन 1774 से ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। जब 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया था, तो उसी के बाद से 1774 से कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। और उस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत में संपूर्ण रूप से फैल चुका था, और लगभग जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, अफगानिस्तान तक भारत की सीमा लगने लगी थी। तो भारत एक बड़ा साम्राज्य था और राजधानी इनकी थोड़ी किनारे पर हुआ करती थी। तो यहाँ से नियंत्रण करना अफगानिस्तान की सीमा पर भी काफ़ी तनाव रहता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करने की घोषणा कहाँ कर दी? दिल्ली कर दी, कि एक छोर से पूरे भारत का साम्राज्य संभालना मुश्किल है, तो अब एक छोर से साम्राज्य संभालने के बजाय उसको कहाँ कर दिया जाए? बीच में कर दिया जाए। और दिल्ली पहले जो मुगल काल हुआ करता था, तो मुगल काल के समय राजधानी बनी ही थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि पहले राजधानी बनी थी, अभी भी राजधानी इसको बना दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट किया, और कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करके कहाँ घोषणा कर दी कि अब दिल्ली भारत की राजधानी होगी। और ये घोषणा इसी 1911 के दिल्ली दरबार से की गई। यानी कलकत्ता 1774 से लेके
1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। और इसी 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा की गई और 1912 में कलकत्ता राजधानी बनाने के बाद शिफ्टिंग होनी शुरू हुई थी। उसी समय जो वायसराय था हार्डिंग था, और यही जब दिसंबर 1912 में जब हार्डिंग दिल्ली में एक समारोह के साथ प्रस्तुत हो रहा था, उपस्थित हो रहा था, तो हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था। हमारे क्रांतिकारियों ने वायसराय की हत्या का प्रयास किया गया था। उसको हार्डिंग और उसको दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, जिसमें रास बिहारी बोस जो थे वो शामिल थे। उन्होंने ही बम फेंका था हार्डिंग के ऊपर, हालांकि हार्डिंग बच गया था उस दौरान। ठीक है, तो इस 1911 के दिल्ली दरबार में कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई। और तीसरा एक और काम हुआ था कि यही जो 1911 का दिल्ली दरबार लगा था, इसी 1911 के दिल्ली दरबार के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक बहुत ही पॉपुलर कविता लिखी थी, जन गण मन अधिनायक। ये जन गण मन अधिनायक एक तरीके से स्वागत गान था, वेलकम सॉन्ग था, जो जॉर्ज फिफ्थ के लिए गाया गया था कि आप जन गण मन के अधिनायक हैं, भारत के भाग्य विधाता, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो ये जन गण मन एक तरीके से वेलकम सॉन्ग जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, इसी दिल्ली दरबार के लिए गाया गया था। और यही जन गण मन आगे चल के पॉपुलर हुआ, जो आज भी भारत का राष्ट्रगान है। तो ये जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक, ये 1911 के दिल्ली दरबार के लिए किसने तैयार किया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। तो ये रहा तीसरा दिल्ली दरबार, जिसमें 3 बड़ी बड़ी घोषणाएं कि पहली घोषणा आपको बताया कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ, दूसरी घोषणा कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया गया, और तीसरी चीज़ जो हुई थी जनगण मन को भारत का जो राष्ट्रगान है वो इसी समय गाया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों दिल्ली दरबार। फिर से एक लाइन में एक फैक्ट के रूप में आपको इकट्ठा कर दे। पहला दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में। वायसराय कौन था? लिटन था। दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा? 1903 में। वायसराय कौन था? कर्जन था। और तीसरा जो दिल्ली दरबार था कब लगा? 1911 में, और वायसराय आपको बताया कौन था? हार्डिंग था। ठीक है, हार्डिंग के समय तीसरा दिल्ली दरबार लगा, और इसी में जॉर्ज फिफ्थ को भारत का बादशाह घोषित किया गया। तो ये रही दिल्ली दरबार की कहानी। बने रहिए हमारे साथ। फिर से एक इतिहास के कुछ ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे कि जिसको आप लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, आपका फोकस थोड़ा कम रहता है। उन्हीं सारी चीज़ों को कलेक्ट करके जल्द ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू।